Hello everyone, I am Nikita Gupta and today we are going to start our unit 3rd which is autocoids and related drugs. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं और कौन कौन से ऑटोकॉइड्स होते हैं, उनका क्या एक्शन होता है हमारी बॉडी पे, उनकी कौन कौन सी सिंथेटिक फॉर्म मीन्स कौन कौन सी फॉर्म एज अ ड्रग जो है वो दी जाती है और वो जो ड्रग है वो कैसा अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करती हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कैसे वो इंटरेक्ट करती हैं, उसका क्या मेटाबॉलिज्म होता है और उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो ये सारी जो डिटेल है हम ऑटोकॉइड्स के बारे में वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कि ऑटोकॉइड्स का इंट्रोडक्शन कि ऑटोकॉइड्स होते क्या हैं। द वर्ड ऑटोकॉइड्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओटोज एंड एस्कोस मीन्स जो वर्ड है हमारा ऑटोकॉइड वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। और कौन सी ग्रीक वर्ड? जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और जो कॉइड्स का एस्कोस है उसका मीन्स होता है रिलीफ, दैट इज़ ड्रग। मीन्स ऐसी ड्रग जो क्या करती हैं, खुद ही रिलीफ देती हैं। मीन्स कि हमारी बॉडी में ही ये बनेंगी और हमारी बॉडी को ही जो है रिलीफ देगी बाय डूइंग वेरियस काइंड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ये कैसे एक्ट करती हैं? ऑटोकॉइड्स आर बायोलॉजिकल फैक्टर्स और मॉलिक्यूल्स विच एक्ट लाइक लोकल हार्मोन्स, हैव अ ब्रीफ ड्यूरेशन एंड एक्ट नियर देयर साइट ऑफ सिंथेसिस। मीन्स जो आपके ऑटोकॉइड्स होते हैं वो पहले तो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एज ए लोकल हार्मोन वर्क करते हैं। लोकल हार्मोन मीन्स अगर आपको हार्मोन की पता हो कि उनकी क्या टेंडेंसी होती है, तो हार्मोन की टेंडेंसी होती है कि वो एक स्पेसिफिक साइट से रिलीज होते हैं और जहाँ उनका एक्शन परफॉर्म होना होता है ये वहाँ पे बाय ब्लड जाते हैं बिना किसी ट्यूब्यूल्स के और वहाँ जा कर के अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये लोकल हार्मोन्स है, मीन्स जहाँ पर इनको वर्क करना है ये वहीं पर क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे और वहीं पर एक्ट करेंगे। और कैसे जाएंगे वहाँ पे? बिना किसी ट्यूब्यूल की या बिना किसी पाथवे को फॉलो किए। हैव अ ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मीन्स बहुत लंबे टाइम तक इनका इफेक्ट रहता है। एंड एक्ट देयर साइट ऑफ सिंथेसिस मीन्स जैसा कि मैंने बोला कि लोकल हार्मोन होने का मतलब है कि वो जहाँ पे इनको एक्ट करना है वहीं पे ये सिंथेसाइज होंगे, उसी के आसपास में ये सिंथेसाइज होंगे। वेसोडायलेटर ऑटोकॉइड्स आर रिलीज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्सरसाइज। अब अगर हम स्पेसिफिकली वेसोडायलेटर ऑटोकॉइड्स की बात करें तो वेसोडायलेटर ऑटोकॉइड्स क्या करेंगे, वेसल्स को डायलेट करेंगे, मीन्स वेसल्स को वाइडर करेंगे। तो हमें कब वेसल्स को वाइडन करने की नीड होती है? जब हमारे को ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है, जो कि मोस्टली कब होती है, एक्सरसाइज की कंडीशन में। एक्सरसाइज की कंडीशन में क्या होता है, हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ग्रैब कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, ठीक है, और मसल्स जो है वो वर्क कर रही होती है तो उनकी जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो भी बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, वेसोडायलेटर ऑटोकॉइड्स जो है वो रिलीज होते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑटोकॉइड्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द हिट्रोजीनियस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ सेल्स हैविंग वाइडली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड इंटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी बट generally act locally at the site of its synthesis and release। मीन्स कि जो आपके ऑटोकॉइड्स हैं वो हिट्रोजीनियस सब्सटेंस हैं, एक बहुत ही ज़्यादा वाइड वैरायटी की सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं। इन जितने भी ऑटोकॉइड्स हैं इनकी सबकी एक वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं और इनका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो बहुत इंटेंस है, बहुत इंटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी ये शो करते हैं। लेकिन ये जहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं वहीं पे रिलीज होते हैं और वहीं पे एक्ट भी करते हैं। तो दिस काइंड ऑफ जो एजेंट्स हैं उनको बोलते हैं ऑटोकॉइड्स। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोकॉइड्स मीन्स हमने ये देख लिया कि ऑटोकॉइड्स होते क्या हैं। अब हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑटोकॉइड्स पढ़ने हैं तो उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे क्लासीफाई किया है।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोकॉइड्स में सबसे पहले आते हैं आपके अमीनो ऑटोकॉइड्स। जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये जो ऑटोकॉइड्स होंगे इनमें क्या ग्रुप होगा, अमीन ग्रुप होगा। तो दीज आर डी कार्बोक्सिलेटेड ऑटोकॉइड्स अमीन, मीन्स वो ऑटोकॉइड्स जिनमें अमीनो ग्रुप है एंड डी कार्बोक्सिलेटेड हैं, वो मीन्स उसमें से डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से वो बने होते हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो हैं हिस्टामीन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामेन जिसको हमें सीरोटोनिन भी बोलते हैं। सेकेंड जो हमारी क्लास है इसमें वो है पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स। पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स मीन्स जिनमें क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट हैं, मीन्स ये वाले जो ऑटोकॉइड होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, पॉलीपेप्टाइड्स होंगे। इसके अंदर जो एग्जाम्पल हैं वो हैं ब्रेडिकाइनिन एंड कैलिडीन और वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स। थर्ड जो हमारी क्लास है वो है लिपिड डेरिवेटिव ऑटोकॉइड्स। नाम से पता चल रहा है कि ऐसे ऑटोकॉइड्स जो कि लिपिड के डेरिवेटिव हैं। इसमें जो ऑटोकॉइड्स आते हैं वो हैं इकोसोनॉइड्स और इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर यानी PAF। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोकॉइड्स। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ऑटोकॉइड्स का उसी को कंटिन्यू किया गया है कि अगर हम समराइज फॉर्म में सारे ऑटोकॉइड्स को बोले कि डिफरेंट क्लासेस तो हमने देख ली, डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट ऑटोकॉइड्स देख लिए। अब अगर हम सारों को एक साथ लेके बताएं कि एक्चुअल में कितने सारे ऑटोकॉइड्स हैं, तो वो बताया गया है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑटोकॉइड्स आर हिस्टामिन हो गया पहला, दूसरा हो गया 5-HT यानी 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामेन जिसे हम सीरोटोनिन बोलते हैं। थर्ड है हमारा ब्रेडिकाइनिन एंड कैलिडीन। फोर्थ है हमारा साइटोकाइनिन। फिफ्थ है हमारा ऑटोकॉइड डेरिवेटिव फ्रॉम मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। सिक्स है हमारा इकोसोनॉइड्स जिसमें आएंगे एराकोडोनिक एसिड। सेवन्थ में आएंगे आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स, PGI यानी प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिटर्स। TXA2 मीन्स थ्रोम्बोक्सिन A2, LT मीन्स ल्यूकोट्राइन्स एंड लास्ट है हमारा मोडिफाइड फॉस्फोलिपिड्स जिसमें आया आपका PAF यानी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। सो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑटोकॉइड्स है जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर, जिन्हें हमने एक साथ समराइज फॉर्म में यहाँ पे मेंशन किया है। सो अब क्या करेंगे, हम हर ऑटोकॉइड को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें पहला हमारा जो ऑटोकॉइड आता है वो है हिस्टामीन। हिस्टामीन में हम पढ़ेंगे कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, ठीक है, ये कैसे एक्ट करता है, कैसे इसे स्टोर किया जाता है, इसकी क्या क्या एक्शंस हैं और हिस्टामीन के एंटागोनिस्ट कौन कौन से हैं और वो एंटागोनिस्ट कैसे वर्क करते हैं। सो सबसे पहले हिस्टामीन की सिंथेसिस कैसे सिंथेसाइज होता है, ये कैसे बनता कैसे है। तो हिस्टामीन इज अ बेसिक अमीन फॉर्म्ड फ्रॉम हिस्टिडीन बाय हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। मीन्स जो हिस्टिडीन है उससे हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज मीन्स उससे एक CO2 ग्रुप जो है एलिमिनेट होता है, तो क्या बनता है आपका हिस्टामीन बनता है। और जो ये मॉइटी बनी है हमारी वो क्या है, एक बेसिक अमीन होती है। अब ये बन गई, उसके बाद ये कहाँ पे जाएगी, हमारे टिश्यूज़ में जाएगी, वहाँ पे इसे स्टोर कर लिया जाएगा और फिर जब इसकी नीड होगी ये वहाँ से रिलीज़ होएगी। सो स्टोरेज की बात करें तो इट इज़ फाउंड इन मोस्ट टिश्यूज़, बहुत सारे टिश्यूज़ में ये पाया जाता है, बट प्रेजेंट इन हाई कंसनट्रेशन इन द लंग्स। टिश्यूज़ में ये बहुत सारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है, पर उन टिश्यूज़ में से भी सबसे ज़्यादा हायर कंसनट्रेशन में मिलता है ये लंग्स में और स्किन में, एंड इन पर्टिकुलर हाई कंसनट्रेशन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मीन्स कि ये बोल रहा है कि जो हिस्टामीन है ना वो बहुत सारे टिश्यूज़ में हमारे प्रेजेंट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स में, हमारी स्किन में, और पर्टिकुलरली जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसमें ये हाई कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होता है। एट द सेलुलर लेवल इट इज़ फाउंड लार्जली इन मास्ट सेल्स, but non-mast cells. Histamine occurs in histoaminocytes in the stomach and in histoaminergic neurons in the brain. Means सेलुलर लेवल पे तो ये कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मास्ट सेल में, और जो नॉन मास्ट सेल हिस्टामीन होता है मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, मास्ट सेल में।
लेकिन वहाँ पे कौन सा मिलता है, सेलुलर लेवल का। और उसके अलावा भी मिलता है हिस्टामिन, कहाँ पे, नॉन मास्ट सेल्स में। और वो कहाँ पे मिलेगा, हिस्टो अमीनोसाइट्स में। मीन्स ऐसी सेल्स जिनमें हिस्टामिन होता है उनको क्या बोलते हैं, हिस्टो अमीनोसाइट्स। और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, और हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होती है। और वो न्यूरॉन्स कहाँ पे होते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा कि कहाँ कहाँ पे हमारा हिस्टामिन जो है वो प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ पे वो स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट, ये जो हमारा हिस्टामिन प्रेजेंट है, स्टोर्ड है, वो कब रिलीज होगा और कैसे रिलीज होगा। तो हिस्टामिन इज रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स बाय एक्सोसाइटोसिस ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन और एलर्जिक रिएक्शन। मीन्स जब हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन होता है या कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है, तो उस टाइम पे जो हमारा हिस्टामिन है वो मास्ट सेल्स से रिलीज होता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि मास्ट सेल में स्टोर्ड होता है, तो वहाँ से ये रिलीज होता है बाय एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। फिर इसमें जो स्टिमुलाई है उसमें इंक्लूड है C3A एंड C5A। मतलब इसमें कौन से स्टिमुलस दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो रिलीज होगा, तो उसमें बताया है कि स्टिमुलस जो दिए जाते हैं वो है C3A एंड C5A दैट इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक सरफेस रिसेप्टर, जो क्या करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं और उनसे इंटरेक्ट करते हैं। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीजन विथ सेल्फ फिक्स्ड IgE एंटीबॉडीज। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है, मीन्स जब आपका ये जो C3A है और C5A है ये रिसेप्टर से जाके बाइंड हो गया, तो एक कॉम्बाइन एक स्टिमुलाई मिला, और उसकी वजह से जो कॉम्बिनेशन हुआ एंटीजन के साथ विथ सेल्फ फिक्स्ड एंटीबॉडीज, उस स्टिमुलस का रिजल्टेंट था कि एंटीजन जो था वो IgE एंटीबॉडीज के साथ कंबाइन हो जाता है। सो दिस इज हाउ हिस्टामिन गेट रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल्स। नेक्स्ट, ये रिलीज हो गया, रिलीज होने के बाद क्या करेगा, इसका एक्शन परफॉर्म करेगा। उसके पहले हम ये समझते हैं कि ये हिस्टामिन जो था वो सिंथेसाइज कैसे हुआ। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में देखा हिस्टामिन की सिंथेसिस, इसमें हमने देखी कि भाई जो हिस्टिडीन है उसके डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू हिस्टामिन बनता है। तो उसकी सिंथेसिस हम यहाँ देख रहे हैं बाय डायग्राम, और फिर देखेंगे कि कैसे ये मेटाबोलाइज होता है और कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये है हमारे पास हिस्टिडीन के स्ट्रक्चर। ये एल हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है, हिस्टामीन में कन्वर्ट होता है। अब ये जो हिस्टामीन है इसमें दो एंजाइम, ये वाला और ये वाला जो है, इसके थ्रू आगे इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो सबसे पहले हम देखें तो एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू ये जो हिस्टामीन है ये एन मिथाइल हिस्टिडीन में कन्वर्ट होगा। और फिर ये जो एन मिथाइल हिस्टिडीन है ये MAO मीन्स मोनो अमीनो ऑक्सीडेज पी की प्रेजेंस में एन मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जो क्या है, इसका मेटाबोलाइट है। एंड ऑन द अनदर हैंड ये जो हिस्टामीन है इस पर जब डाई अमीन ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इमिडाजोल एसिटिक एसिड में, जो फर्दर राइबोज के थ्रू फॉस्फो राइबोजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में इमिडाजोल एसिटिक एसिड राइबोसाइड में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज ऑल्सो एन अनदर मेटाबोलाइट ऑफ histamine. So this is how histamine is get synthesized and then metabolized. Next is mechanism of action, कि हमारा ये हिस्टामिन रिलीज हो गया, अब रिलीज होने के बाद ये कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करता है। सो हिस्टामिन व्हेन एक्ट ऑन द H1 रिसेप्टर विच इज GQ मीन्स हमने G प्रोटीन कपल रिसेप्टर पढ़े थे, तो उसमें हमने G के 5 टाइप्स पढ़े थे, उनमें से एक था GQ। ये क्या है, एक प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है जो कि क्या करता है, कोजेज एक्टिवेशन ऑफ IP3 एंड डेग। तो ये क्या करता है, IP3 यानी कि इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डेग मीन्स डाईअसाइल ग्लिसरॉल जो है उनका एक्टिवेशन करता है। एंड प्रोटीन काइनेज जो एक एंजाइम है उसका एक्टिवेशन करता है। और इन सब के एक्टिवेशन से क्या रिलीज होता है, NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है,
जो कि फर्दर अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली अगर हम कहें कि जब हिस्टामिन H1 रिसेप्टर पे बाइंड होएगा तो एट लास्ट वो क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा, रिलीज करेगा। नेक्स्ट, जब हिस्टामिन जो है वो एक्ट करता है ऑन H2 रिसेप्टर विच इज GS प्रोटीन कपल्ड, दिस इज GQ प्रोटीन कपल्ड, एंड जो हमारा H2 है वो GS प्रोटीन कपल्ड है, रिसेप्टर है, एंड ये क्या करता है, कोजेज एक्टिवेशन ऑफ CAMP जो कि एक सेकेंडरी मैसेंजर है, एंड ऑल्सो रिलीजेज द कैल्शियम +2। तो जब आपका हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से बाइंड होता है तो वो पहला तो CAMP का एक्टिवेशन करता है और सेकेंड कैल्शियम आयन का रिलीज करता है। थर्ड, ये क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ H+K+ ATPase पंप, मीन्स एक्टिवेशन करता है H+K+ ATPase पंप का, जिस सब का रिजल्टेंट क्या होता है, इंक्रीजेज HCl सिक्रीशन, जिसकी वजह से एट लास्ट HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका सिक्रीशन होता है। तो हम इन शॉर्ट टर्म क्या बोलेंगे कि हिस्टामिन जब H2 रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो उसका रिजल्टेंट होगा HCl का सिक्रीशन। थर्ड, जो हमारा हिस्टामिन है वो एक्ट करता है ऑन H3 रिसेप्टर जो कि है एक GI प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो ये क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है CAMP को। जब H2 पे बाइंड हुआ था तब एक्टिवेट किया था, और जब H3 पे बाइंड होगा तो इनएक्टिवेट करेगा। और डिक्रीज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, वहाँ पर कैल्शियम के रिलीज को इसने स्टिमुलेट किया था, यहाँ पर कैल्शियम के इनफ्लक्स को ये डिक्रीज करेगा। एंड ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, मीन्स कैल्शियम को इनफ्लक्स को तो डिक्रीज करेगा और पोटेशियम चैनल्स को ओपन करेगा। तो अगर हम इन शॉर्ट टर्म बोले तो H3 रिसेप्टर पे जब हमारा हिस्टामिन बाइंड होता है तो H2 रिसेप्टर पे जो उसने वर्क किया था उसके अपोजिट एक्शन ये शो करता है। तो दिस इज हाउ हिस्टामिन जो है अपना एक्शन परफॉर्म करता है इस बिहाफ पे कि वो कौन से रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है। नेक्स्ट, अगर हम इसे इन एक डायग्राम के फॉर्म में देखें तो ये हमारा हिस्टामिन है, ये H1 रिसेप्टर पे भी बाइंड हो सकता है, H2 पे भी बाइंड हो सकता है और H3 पे भी बाइंड हो सकता है। जो H3 है वो प्री सिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर है। अब जब ये H1 पे बाइंड होता है तो ये कैल्शियम के इन्फ्लक्स को बढ़ा देता है, और कैल्शियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज कैपिलरी परमिएशन, मतलब जो कैपिलरी से परमिएशन है वो ज़्यादा होगा, वेसोडाइलेशन होगा, मीन्स वेसल्स जो हैं वो डायलेट हो जाएंगी, वाइडन हो जाएगी। नेक्स्ट, सेंसरी नर्व एंडिंग पेन एंड इचिंग, मीन्स जो सेंसरी नर्व के एंडिंग्स हैं उन पे पेन के लिए और इचिंग जो है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, जब यही हिस्टामिन H2 पे बाइंड होगा तो ये CAMP के लेवल को इंक्रीज करेगा, जिसका रिजल्टेंट क्या होगा, इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, मीन्स कि जो गैस्ट्रिक एसिड है HCl है उसका सिक्रीशन बढ़ जाएगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो उनमें वेसोडाइलेशन होगा, और इंक्रीज कैपिलरी परमिएशन जो कि हमारे यहाँ पे भी हुई थी H1 में भी, वैसे ही सेम यहाँ पे इंक्रीज कैपिलरी परमिएशन होगा। जबकि जब यही हिस्टामिन H3 से बाइंड होगा तो ये CAMP के लेवल को डिक्रीज कर देगा, जिसका रिजल्टेंट क्या होगा, हिस्टामिन का जो रिलीज है वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से जो वेसोडाइलेशन हो रहा था, सिक्रीशन हो रहा था, वो कम हो जाएगा। तो दिस इज हाउ हिस्टामिन वर्क्स व्हेन इट बाइंड्स टू H1, H2 एंड H3। नेक्स्ट इज इन अ टेबल फॉर्म हम देखेंगे कि ये जो H1, H2, H3, H4 जो हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं और किस जगह पे लोकेट होकर क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो सेलेक्टेड एक्शन ऑफ हिस्टामिन्स इन ह्यूमंस, मीन्स ह्यूमंस में हिस्टामिन का एक सेलेक्टिव एक्शन है, उसके बारे में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर हिस्टामिन कहाँ पे प्रेजेंट है और वो वहाँ पे प्रेजेंट होके अपना क्या स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो अगर हम सबसे पहले बात करें H1 की, तो H1 जो है वो लोकेटेड होता है इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और अगर ऑर्गन्स की बात करें तो स्मूथ मसल्स में ये प्रेजेंट होता है और वहाँ पे क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शंस करता है, ब्लड वेसल्स में वेसोडाइलेशन करता है, और जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स है उनमें पेन और इचिंग करता है। जो सेम चीज़ें हमने पहले पढ़ी उसी को दोबारा देख रहे हैं, बस टेबुलर फॉर्म में देख रहे हैं ताकि आपको इजीली वो लर्न हो जाए। नेक्स्ट, H2 रिसेप्टर की बात करें तो ये लोकेटेड होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर। हमारा जो H1 था वो भी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट था। अब ये ऑर्गन्स की बात करें तो गैस्ट्रिक
जो ग्लैंड होती है वहाँ पे ये करता है एसिड का सिक्रीशन। ब्लड वेसल्स में करता है वैसोडाइलेशन, H1 ने भी ब्लड वेसल्स में वैसोडाइलेशन किया था। हार्ट में जो है ये करता है इंक्रीज FOC मीन्स फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ये इंक्रीज करता है, एंड HR मीन्स हार्ट रेट को भी ये इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है आपके H3 रिसेप्टर्स। तो H3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के प्री सिनेप्टिक में, ठीक है। अभी हमारे H1 और H2 कहाँ थे? पोस्ट सिनेप्टिक में। H3 कहाँ पे है? प्री सिनेप्टिक में। और ये क्या करता है? डिक्रीज करता है हिस्टामीन, नॉर एपिनेफ्रीन यानी NE और ACH मीन्स एसिटाइल कोलिन के रिलीज को ये डिक्रीज करता है। इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है लंग में, स्प्लीन में और गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, और वहाँ पर ये क्या करता है? डिक्रीज करता है हिस्टामीन की रिलीज को। नेक्स्ट है हमारा H4। H4 कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? इओसिनोफिल्स में मीन्स RBCs में, न्यूट्रोफिल्स में एंड CD4 T सेल्स में ये प्रेजेंट होता है, जो कि एक टाइप की T हेल्पर सेल्स होती हैं। अब अगर हम H1 H2 की बात करें तो ये लोकेटेड कहाँ हुई? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ये जो हमने पहली वाली टेबल देखी ना, इसमें से हमने कुछ हाईलाइटेड पॉइंट थे उनको यहाँ सेकेंड टेबल में समराइज किया है, समअप किया है कि H1 H2 कहाँ लोकेटेड है? पोस्ट सिनेप्टिक में, और H3 कहाँ लोकेटेड है? प्री सिनेप्टिक में। जो कि मैंने आपको फर्स्ट जो टेबल अभी बताई थी उसमें भी मेंशन किया था कि ये इसमें एक ध्यान देने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट जो H1 है ये प्रीडोमिनेंट है एंडोट्रेकियल और स्मूथ मसल्स में, और जो हमारा H2 है, जबकि हमने देखा कि H1 और H2 सेम जगह पे है, लेकिन जो H1 है वो प्रीडोमिनेंट है एंडोट्रेकियल और स्मूथ मसल्स में, जबकि जो हमारा H2 है वो डोमिनेंट है फेशियल वेन्स में, कैरोटिड में, प्लम में, हार्ट में, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, हार्ट की जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें, और सम जो इम्यून सेल्स हैं उनमें ये डोमिनेंट होता है। और जो हमारा H3 होता है वो CNS के सेवरल एरियाज में प्रेजेंट होता है और वहाँ अपना एक्शन डोमिनेंटली शो करता है। अब एक होता है ट्रिपल रिस्पॉन्स, जो हमारे हिस्टामिन शो करते हैं। ट्रिपल रिस्पॉन्स मीन्स 3 रिस्पॉन्स जो हर हिस्टामिन इन कॉमन शो करेंगे। वो है व्हील, फ्लेयर एंड रेडनेस। मीन्स जब हिस्टामिन रिलीज होगा तो उसकी वजह से ये जो 3 रिस्पॉन्स हैं वो डेफिनेटली शो होंगे, जिसमें क्या होता है कि हमारे उस जगह के जो मसल्स होती हैं बेसिकली उनमें स्वेलिंग, रेडनेस और जो है इडीमा टाइप जो है उसमें कोज हो जाता है, जिसमें क्या होता है हाई अमाउंट ऑफ ब्लड का जो है वो फ्लो हो रहा होता है उस पर्टिकुलर वेसल्स में। तो दिस इज नॉन एज ट्रिपल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ हिस्टामीन। तो हमने देख लिया कि हिस्टामीन क्या होता है, कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे स्टोर होता है, कैसे मेटाबोलाइज होता है, कैसे रिलीज होता है, और हिस्टामीन जब कौन कौन से रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है, बाइंड होकर वहाँ पे क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करता है। अब अगर हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें, मीन्स अगर हिस्टामीन पर्टिकुलर वहाँ ऑर्गन पे जाके बाइंड होगा तो उस बाइंडिंग से वो कौन कौन से इफेक्ट वहाँ पे शो करेगा। तो सबसे पहले जो हमारा हिस्टामीन है वो CVS पे बाइंड होगा, मीन्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। H1 मीडिएटेड रिस्पॉन्स मीन जब H1 रिसेप्टर पे वो बाइंड होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के, तो क्या क्या एक्शंस आएंगे। तो पहला एक्शन आएगा ब्लड वेसल्स पे, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरी एंड वेन्स। मीन्स जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं हमारे CVS की, जो मेजर आर्टरीज हैं, मेजर वेन्स हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और जो आपके माइनर ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्या होगा? डायलेशन होगा। माइनर ब्लड वेसल्स जैसे कैपिलरीज, वेन्यूल्स और क्रेनियल ब्लड वेसल्स, इनमें क्या होगा? डायलेशन होगा। सो इसका नेट इफेक्ट क्या हुआ? वैसो डायलेशन, क्योंकि ज़्यादातर क्या हो रहा है? वैसो डायलेशन हो रहा है। लेकिन कुछ जो मेजर होंगी आपकी ब्लड वेसल्स उनमें कॉन्ट्रैक्शन भी ये कोज करता है। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर का अगर बात करें हम, तो मॉडरेट डोज में तो ये हाइपोटेंशन कोज करता है,
और हाई डोज में ये प्रोलॉन्ग हाइपोटेंशन कोज करता है। मीन्स कि अगर आप कम अमाउंट में दे रहे हो तो सिर्फ हाइपोटेंशन कोज करेगा, और अगर आप ज़्यादा अमाउंट में दे रहे हो तो हाइपोटेंशन भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा टाइम की पीरियड के लिए हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे हिस्टामिन ने क्या किया, सीवीएस पे दो इफेक्ट डाले। पहला ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और सेकंड ब्लड प्रेशर पे हाइपोटेंशन का इफेक्ट डाला। नेक्स्ट जो सीवीएस में इफेक्ट डाला H1 मीडिएटेड रिसेप्टर्स ने, वो था हार्ट पे। तो हार्ट में क्या किया इसने, इंक्रीज फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स ये आपका हार्ट है, हार्ट में आपके आर्ट्रियाज हैं और वेंट्रिकुलर्स हैं। तो ये क्या है, बेसिकली सिर्फ वेंट्रिकुलर्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे कि फास्टली जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन की और ब्लड की सप्लाई हो सके और जल्दी से ही वो लंग में भी जा सके। तो ये जो है मेनली वेंट्रिकल्स पे एक्ट करता है और उनमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता है एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज करता है। सेकेंड ये क्या करता है, इंक्रीज करता है कोरोनरी ब्लड फ्लो को। मीन्स कि जो आपके कोरोनरी आर्टरीज हैं उनमें जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उस रेट को भी इंक्रीज करता है। एंड ऑन लार्ज डोज इट कैन कोज वेंट्रिकुलर अरिथमिया। मीन्स अगर नॉर्मल डोज है तो ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ब्लड फ्लो भी बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप इसे हाई डोज में देते हैं तो क्योंकि ये मेनली वेंट्रिकल्स पे काम कर रहा था, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा था, तो इसकी वजह से वेंट्रिकुलर अरिथमिया भी कोज हो सकता है। तो ये उसने काम किया सीवीएस पे। सेकंड जो है H1 मीडिएटेड रिस्पॉन्स शो होगा एलर्जिक रिएक्शन के फॉर्म में। मीन्स एलर्जिक रिएक्शन भी शो करता है आपका हिस्टामिन। तो कैसे शो करता है और क्या क्या शो करता है उस एलर्जिक रिएक्शन में, तो ईचिंग अकर्स इफ हिस्टामिन इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन और अप्लाइड टू द ब्लिस्टर बेस because it stimulates sensory nerve endings by an H1 dependent mechanism। मीन्स कि जब हम हिस्टामिन को स्किन पे देते हैं या हम इसे स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, ईचिंग करता है। ठीक है, क्यों करता है ये ईचिंग, क्योंकि ये जो हिस्टामिन है वो सेंसरी नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट कर देता है बाय H1 डिपेंडेंट मैकेनिज्म। इस वजह से ईचिंग होती है। और जब इसको इंजेक्ट किया जाता है इंट्राडर्मली तो हिस्टामिन कोजेस ट्रिपल रिस्पॉन्स। तो हिस्टामिन क्या करता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स कोज करता है। और अभी हमने जस्ट इसके पहले देखा कि ट्रिपल रिस्पॉन्स मीन्स क्या होता है, जहाँ पे पर्टिकुलर एरिया पे जो ब्लड का सप्लाई है वो ज़्यादा होने लग जाता है, स्वेलिंग, इचिंग, रेडनेस, ये सब किस में आते हैं, ट्रिपल रिस्पॉन्स में। जिससे हमने बोला था कि व्हील, फ्लेयर एंड रेडनेस। सो दिस इज नॉन एज ट्रिपल रिस्पॉन्स, जो कब प्रोड्यूस होगा, जब हम हिस्टामिन को इंट्राडर्मली इंजेक्ट करवाएंगे। जैसे जो इसमें बताया भी है कि रेडनेस एंड फ्लश विच इज लोकल वेसो डायलेशन। जब हम लोकली से अप्लाई करते हैं तो लोकली वेसो डायलेशन का भी ये एक्ट करता है। जिसमें फ्लेयर का क्या मीन्स है एंड व्हील का क्या मीन्स है। फ्लेयर का मीन्स है ब्राइट फ्लेयर, irregular outline extended up to 1 to 5 mm beyond flush। मीन्स कि इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया पे थोड़े रेडनेस हो जाती है, ब्राइटनेस हो जाती है और वहाँ की जो आउटलाइंस होती है वो इरेगुलर हो जाती है, अप टू 1 to 5 mm तक हो जाती है और वहाँ पे फ्यूशिंग हो जाती है। मीन्स कि थोड़ी सी रेडनेस और स्वेलिंग सी हो जाती है। एंड इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम एन एक्सॉन रिफ्लेक्स इन द सेंसरी नर्व रिलीजिंग अ पेप्टाइड मीडिएटर। मीन्स जब एक पेप्टाइड मीडिएटर रिलीज होता है सेंसरी नर्व से ड्यू टू एक्सॉन रिफ्लक्स, तो फिर वहाँ पे फ्लेयर की कंडीशन होती है, जो कि एक टाइप का एलर्जिक रिएक्शन है जो आपके H1 मीडिएटेड रिस्पॉन्स है। मीन्स कि जब हिस्टामिन H1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो फिर ये वाला रिएक्शन आता है। दूसरा जो रिएक्शन आता है वो है व्हील, जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, डेवलपमेंट ऑफ लोकलाइज्ड एडिमा ड्यू टू एस्केप ऑफ फ्लूइड फ्रॉम लोकलाइज्ड कैपिलरीज। जिसमें क्या होता है, जो आपके ब्लड वेसल्स होती हैं उन पर डायरेक्ट एक्शन होता है और ये डेवलप होता है ड्यू टू लोकलाइज्ड एडिमा की वजह से। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड होता है
लोकलाइज कैपिलरी से वो वहाँ से एस्केप कर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे व्हील जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। सो दिस इज एक्शंस ऑफ हिस्टामीन ऑन H1 मीडिएटेड रिस्पॉन्स। पहला देखा हमने CVS पे यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, और दूसरा देखा हमने जब हम इसको स्किन पे अप्लाई करेंगे तो एलर्जिक रिस्पॉन्स इसके जो आ रहे हैं वो हमने देखे। नेक्स्ट जो इसके और भी रिस्पॉन्स है वो हम आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।